हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी डेली करंट अफेयर्स और पीआईबी की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक की क्लासेस मिल जाती हैं। पर्सनल गाइडेंस मिलती है आशुतोष सर द्वारा। सिलेबस आपका कवर होगा सारा, उसके नोट्स, आपको प्रैक्टिस मटेरियल सब मिलेगा और आपको डाउट क्लियरेंस सपोर्ट भी हमारी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर मिलता है। इस कोर्स को लेने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, जल्दी जाइए और पढ़ाई शुरू कीजिए। अब आप पूछेंगे है कितने का, तो 2 वर्जन्स में है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड वर्जन सारा ऑनलाइन रहता है, 4899 रुपीज़ का है और ये डिस्काउंटेड प्राइस ही है ऑलरेडी। देन प्रो वर्जन है, इसमें सब ऑनलाइन तो रहेगा, प्लस आपको आरबीआई ग्रेड बी की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है। 8499 रुपीज़ इसका डिस्काउंटेड प्राइस है। आपकी पहली न्यूज़ है, Reserve Bank of India announced that the interest rate for Government of India floating rate bond 2028, तो FRB 2028 इसे कहा जाता है। और उन्होंने क्या अनाउंस किया है, इंटरेस्ट रेट आपका क्या रहेगा, 6.17% मिलेगा इन बॉन्ड्स पे फॉर फर्स्ट हाफ ईयर पीरियड। ये अप्रैल 4 2026 से आपका अक्टूबर 3 2026 के लिए उन्होंने अनाउंस किया है। देखो ये हाफ ईयर के लिए क्यों है, 6 मंथ्स के लिए अनाउंस किया जाता है क्योंकि ये क्या है, आपके फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है, फिक्स्ड रेट नहीं है। फिक्स्ड रेट क्या होते हैं, उनके पूरे जो अंतकाल टाइम पीरियड रहता है मैच्योरिटी तक उनका फिक्स्ड रहता है। पर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में जो आपके आरबीआई है वो हर 6 मंथ्स बाद आपका रीसेट करती है जो इंटरेस्ट रेट है। इसके लिए वो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसमें वो बेस रेट में एक फिक्स स्प्रेड को ऐड करते हैं। बेस रेट कैसे कैलकुलेट होता है, तो आपके जो वेटेड एवरेज यील्ड होती है ऑफ द लास्ट 3 ऑक्शंस ऑफ 182 डे ट्रेजरी बिल्स, तो टी बिल्स होते हैं ना, आपने पढ़े होंगे, पिछली क्लासेस में भी हमने डिस्कस किए हैं और इवन कि हम कोर्स में भी एफएम में हमने डिस्कस किया हुआ है। ये 182 डेज़ के लिए ना टी बिल्स गवर्नमेंट के ही होते हैं, भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इशू किए जाते हैं आरबीआई द्वारा। और उनके जो लास्ट 3 ऑक्शंस हुए होते हैं ना, उसमें जो भी उनका रेट रहा है उसका 3 ऑक्शंस का वेटेड एवरेज लिया जाता है, वो बनता है आपका बेस रेट। उसमें एक स्प्रेड, आरबीआई को लगता है कि जो स्प्रेड उस हिसाब से होना चाहिए, उस टाइम के इन्फ्लेशन हर चीज़ के हिसाब से देख के वो डिसाइड करते हैं स्प्रेड क्या रहेगा और दोनों को ऐड करके आपका फाइनल दिया जाता है कि 6 मंथ्स के लिए ये आपको फ्लोटिंग बॉन्ड्स पे रेट मिलेगा। और इनके और फीचर्स क्या रहते हैं इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के, तो इशू तो इन्हें आरबीआई करती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हर 6 मंथ्स में इसका इंटरेस्ट रीसेट होता है और बेंचमार्क है 182 डे टी बिल से इनका लिंक्ड होता है बेस रेट। फुली ट्रेडेबल है, ये बात याद रखना, ये जो है ना ईजीली आप सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बेच सकते हो, ठीक है। और कौन कौन एलिजिबल होता है इनको खरीदने के लिए, बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इवन की रिटेल इन्वेस्टर्स यानी आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स भी इसे आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पे जाके खरीद सकते हैं। और इसको क्या है, इवन कि बैंक्स अपनी स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को मेंटेन करने के लिए भी एज कोलेटरल यूज़ कर सकते हैं आरबीआई के पास रखकर। एंड ये क्या है, ये फुली टैक्सेबल होते हैं, जो भी आपका इनकम स्लैब रहेगा तो इंटरेस्ट आपको उसका टैक्सेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, RBI has launched the benchmark issuance strategy as a pilot project starting in financial year 26-27। तो इस फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने नई स्ट्रैटेजी लॉन्च की है। बेसिकली आपके स्टेट डेवलपमेंट लोन्स या फिर कोई भी स्टेट के बॉन्ड्स वगैरह इशू किए जाते थे। तो देखो आरबीआई ना आपके सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट का कोई भी इशू होता है ना, इशुएंस होता है, जो भी वो जर्नल पब्लिक को बेचते हैं, बॉन्ड्स हैं, बिल्स हैं, कुछ भी हैं, वो सब आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी क्या होता था, जो स्टेट होते थे ना वो अपने बॉन्ड्स जो थे मतलब बहुत हैपहेजेड था, कुछ ये नहीं था कि अब इशू हो रहे हैं, कोई टेन्योर है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रॉपर वो होता है ना, स्टेट का ऐसे नहीं होता था। तो अब क्या है, इस सिस्टम के अंतर्गत एक पूरा स्टैंडर्डाइज फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब इसमें क्या है, फिक्स टेन्योर की बकेट्स बनाई जाएंगी कि 5, 10, 15, 30 इसी में आपने इशू करने, ये नहीं पहले क्या हो रहा था 2 के हो रहे थे, 5 के हो रहे थे, 7 के हो रहे थे, वो अब नहीं चलेगा। इसके साथ साथ ये नहीं है कि आप ज़रूरत है तो छोटे छोटे इशू करते जा रहे हो ना, ये नहीं होगा। आपको क्या है, अब आरबीआई जितने भी ऑलरेडी स्टेट के इशूड है ना बॉन्ड्स, उनको री इशू करेगी और प्रॉपरली बड़े एक लार्ज साइज़ के आपके वो बनाए जाएंगे इश्यूज। इट्स नॉट लाइक कि अब जैसे छोटे छोटे हो रहे थे वो अब नहीं होगा। इसके साथ साथ जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का कैलेंडर पहले से अनाउंस होता है ना हाफ ईयरली, आपको वो भी हमने किया था न्यूज़ में, अनाउंस करती है आरबीआई, वैसे ही अब स्टेट्स का भी अनाउंस्ड रहेगा हर टेन्योर बकेट के लिए आपके।
तो ये जो रोल आउट है पहले आपके 9 स्टेट्स के लिए होगा। सो 9 है आपके आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना एंड यूपी। तो ये जो 9 स्टेट्स हैं ये आपके अप्रॉक्सीमेटली है कि जो आपका ये फाइनेंशियल ईयर है इसका Q1 यानी कि अप्रैल में जून में 1.54 ट्रिलियन रुपीज़ ये 9 स्टेट्स ही आपके इशू करेंगे। इसीलिए अभी पायलट इन 9 स्टेट्स पे किया जा रहा है, क्योंकि देखो टोटल बकेट में से इनका मेजर चंक है। नेक्स्ट है नमो ड्रोन दीदी स्कीम। तो अभी इसने काफ़ी इसका एक रिपोर्ट आई है, जनरेट हुई है, इसकी वजह से स्कीम आपकी न्यूज़ में है। सो अभी हम स्कीम के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। ये जो स्कीम है आपका, इसका गोल क्या है, इसमें ना आपकी 15,000 ड्रोन्स बांटी गई है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, आपस में ना कम्युनिटी में एक विलेज में लोगों ने अपने ग्रुप्स बनाए होते हैं कि आपस में मिल बांट के हम लोग ऊपर उठे। तो ये 23-24 से लेकर 25-26 तक की स्कीम है। फाइनेंशियल आउटले इसमें 1,261 करोड़ रुपीज़ का एलोकेटेड था 3 साल के लिए। और इसका पर्पस है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को रेंटल सर्विसेज पे क्या करते हैं, इनको ड्रोन्स दी जाती है, ये आगे रेंटल सर्विसेज पे फार्मर्स को देते हैं। फार्मर्स को क्यों चाहिए, देखो ड्रोन से आजकल फर्टिलाइजर स्प्रे हो रहे हैं, पेस्टिसाइड स्प्रे हो रहे हैं, तो उनका काम आसान हो जाता है। तो ये जो स्कीम है इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट क्या मिलता था, मतलब स्कीम एक्चुअली थी क्या। सो इसमें सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती थी। तो जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप है, पर सेल्फ हेल्प ग्रुप देखो एक ड्रोन मिलेगी, ये नहीं है कि हर मेंबर को मिलेगी, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक मिलती थी। उसमें से 80% कॉस्ट होती है ना जो ड्रोन और उसकी एक्सेसरीज़ की, उसका हेल्प आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। लेकिन ये कैप थी एट 8 लाख रुपीज़ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, मतलब मैक्सिमम लिमिट इज़ 8 लाख रुपीज़। उसके साथ साथ जो बाकी 20% बच गया ना, उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लोन ले सकते थे फ्रॉम एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। इसके साथ साथ जो लोन लिया है ना, ठीक है, उस लोन पे भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता था। तो मतलब देखो कितना मल्टी बेनिफिट है स्कीम का। देन इसमें क्या है, ड्रोन का पूरा एक पैकेज आता था। सो ये नहीं है कि सिर्फ ड्रोन ही मिलेगी, आपको और भी ज़्यादा किट दी जाती थी, उसमें और सामान रहता था, जैसे कि आपको स्प्रे असेंबली के इक्विपमेंट मिलेंगे, स्पेयर बैटरी सेट, स्पेयर प्रोपेलर्स, नोजल सेट, मतलब और भी देते थे। ये नहीं कि सिर्फ ड्रोन हाथ में पकड़ा दी। 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी मिलता था, मतलब जैसे गाड़ी नहीं लेते उसके साथ पूरा पैकेज बना के देते हैं, वैसे ड्रोन के साथ सब कुछ मिलता था। एंड ट्रांसपोर्ट इश्यूज़ भी ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या है, इसमें एक मल्टी यूटिलिटी मशीन्स यानी कि वैन्स, व्हीकल्स भी बनाए थे, अभी प्रोविज़न प्रोवाइड किया था जो ड्रोन्स को कैरी करेंगे। और ये भी आपको प्रोवाइडेड होते थे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को विद 80% फाइनेंशियल असिस्टेंस, क्योंकि देखो ड्रोन्स ये कोई बहुत छोटे से नहीं होते कि हाथ में पकड़ के आप ले जाओ, बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं। चलिए इसके साथ साथ 15 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सरकार चलाती थी, क्योंकि ड्रोन तो दे दी, अब सिखाना भी तो है। तो ड्रोन पायलट एक मेंबर को बनाया जाता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप के एक मेंबर को, जिनको 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती थी। 5 डेज मैंडेटरी पायलट ट्रेनिंग अंडर DGCA ऑथोराइज लाइसेंस भी दिया जाता था, मतलब उन्हें, और 10 डेज फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन। और एक ड्रोन असिस्टेंट को ट्रेनिंग दी जाती थी, वो भी एक मेंबर को ही होता था, जो ट्रेन किया जाता था एज एन असिस्टेंट टू हैंडल रिपेयर्स, फिटिंग्स एंड मैकेनिकल सपोर्ट। तो लेटेस्ट स्टेटस देख लेते हैं स्कीम का। तो Feb 2026 में आपके जो लीड फर्टिलाइज़र कंपनीज थी, उन्होंने भी आपके 1094 ड्रोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। और इसमें से 500 ड्रोन्स जो थे आपके सेंट्रल स्कीम की फंडिंग के थ्रू ही दिए गए थे। इसके साथ साथ ADRTC बैंगलोर ने अभी एक स्टडी कंडक्ट किया है, जिसमें उन्होंने देखा है कि इस स्कीम की वजह से ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बहुत बेनिफिट हुआ है, उनकी मंथली इनकम बढ़ी है। इवन कि आपको पता होगा सरकार की लखपति दीदी स्कीम है ना, जिसमें हर आपकी जो महिला है वो साल का 1 लाख तो कमाए। तो इस स्कीम के थ्रू भी काफ़ी उनकी इनकम में देखिए उन्नति आई है, और वो लखपति दीदी स्कीम की आपकी कहीं ना कहीं अचीवमेंट इसके थ्रू हो रही है। स्टेट परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। तो कर्नाटका जो है स्कीम के अंतर्गत उन्होंने लीड किया है। 145 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो ड्रोन पायलट्स हैं उसमें, एंड उसमें कोपल डिस्ट्रिक्ट आपका हाईएस्ट है कर्नाटका में। सेकंड रैंक है यूपी का, उसमें 128 ट्रेन मेंबर्स हैं। देन थर्ड इज आंध्रा विद 108 मेंबर्स। चलिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस ने एक माइलस्टोन अचीव किया है। उनका टोटल ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू जो है आपका 18.4 लाख करोड़ रुपीज़ हो चुका है सिंस इंसेप्शन इन 2016। तो 2016 में आपका स्टार्ट हुआ था, तब से मतलब इतना ट्रेड उसके थ्रू हो चुका है। अगर मैं एनुअल परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपका 25-26 में ही इसमें से 5 लाख करोड़ का हुआ है प्रोक्योरमेंट। उसमें से MSCs यानी कि आपकी जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज होती हैं 68% आपका उसमें से लिया गया है।
एंड ऑर्डर्स उसमें से हुए हैं। एंड विमेन लेड भी देखिए, बहुत ज़्यादा विमेन लेड में से आपका 28,000 करोड़ रुपीज़ का प्रोक्योरमेंट हुआ है। तो देख रहे हो एमएसईज को इसके थ्रू उठाया जा रहा है, विमेन लेड इनिशिएटिव्स को एमएसईज को उठाया जा रहा है। स्टार्टअप्स के थ्रू 19,000 करोड़ रुपीज़ का आपका ऑर्डर्स आप सिक्योर हुए हैं थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो ये है क्या है, ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपकी सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के लिए। यहाँ से तुम सामान करो लो। देन इसमें क्या है, आपके जो 25,000 रुपये तक का मानो किसी भी डिपार्टमेंट को कुछ खरीदना है ना, तो वो डायरेक्टली किसी भी सेलर से खरीद सकते हैं। L1 प्रोक्योरमेंट होती है, उसमें क्या है, अगर 25,000 1 रुपये से लेके 5 लाख तक का कुछ भी खरीदना है ना किसी भी डिपार्टमेंट किसी भी मिनिस्ट्री ने, तो बायर्स को चूज़ करना है कि लोएस्ट प्राइस क्या है अमंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स। तो इसलिए वो L1 प्रोक्योरमेंट हो जाती है। और इसके बाद अगर 5 लाख से ऊपर का कुछ भी प्रोक्योरमेंट होता है तो उसमें बिडिंग होती है, तो जो लोएस्ट बिड करेगा उसका लेते हो आप सामान, है ना। देन इसमें क्या है, आपका एडवांस टेक यूज़ होती है, कैटलॉग वैलिडेशन है, कोई भी एरर नहीं होगा, कोई अगर दिक्कत लगती है, आपकी एनोमलीज पाई जाती है वो डिटेक्ट होती है। सो इसमें क्या है कि मानो आपस में सेलर्स मिलके प्राइसेस ऊपर रख रहे हैं कि अरे L1 तो कम ही आए, मतलब समझ रहे हो ना, अपनी साठ घाट कर रहे हैं, तो वो भी डिटेक्ट हो जाती है। बिड जो है वो भी आपका देखते हैं कि बिड जो है सही है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ गड़बड़े अंदर चल रही हैं। देन इससे क्या होगा, देखो इस सबसे ना फाइनली होता है प्रोक्योरमेंट एट राइट प्राइस हो, और आपका क्या होगा, उससे टैक्स पेयर्स का मनी का बेस्ट यूज़ होगा। और आपका रूल 149 है ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, वो क्या कहते हैं, मैंडेटरी बना दिया था उसने सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट्स के लिए कि आपको GEM पोर्टल के थ्रू ही गुड्स और सर्विसेज लेनी है। चलिए नेक्स्ट है, लॉन्च ऑफ फर्स्ट एवर एनुअल सर्वे ऑफ इनकॉर्पोरेटेड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो ASIS इसको आप बोलेंगे, बाय NSO नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो पहले ही देखो इनका आपने पढ़ा होगा, एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज ASI आता था, एनुअल सर्वे ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर इंडस्ट्रीज ASUS हम पढ़ते थे ना, ये आपके आते थे। इवन कि आपका जो ASUS है ना, ये अभी कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने किया है, इनका पूरा सर्वे आया था। सो नहीं पढ़ा है तो पिछली क्लासेस जाके देख लेना। तो अब क्या है, अनइनकॉर्पोरेटेड का तो वो कर ही रहे थे, अब इनकॉर्पोरेटेड भी आ गया, तो एक तरह से पूरे इकोनॉमी की हमें समझ आ जाएगी। सो ये जो आपके इनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस का रहेगा, यानी कि जो रजिस्टर्ड सर्विस सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, उन सबका आपको पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस मिलेगा इसके थ्रू। देन इस जो रेफरेंस पीरियड रहेगा फर्स्ट सर्वे का, वो आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का रहेगा। एंड इसमें आपके बेसिकली वो एंटिटीज़ ली जाएंगी जो कंपनीज एक्ट या फिर LLP एक्ट के अंतर्गत आपकी रजिस्टर्ड होती हैं। सेक्टर आपके ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, हॉस्पिटैलिटी, IT, एजुकेशन, मतलब जो भी मेजर सेक्टर्स हैं वो इसमें रहेंगे। सैम्पलिंग जो है वो कहाँ से की जाएगी, वो आपके GSTN गुड एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क डेटाबेस से ली जाएगी। एंड सैम्पल साइज़ आपका अप्रॉक्सीमेटली 1.21 लाख एंटरप्राइजेस का अक्रॉस ऑल स्टेट्स एंड यूटीज़ वो डेटा लेंगे। बेसिकली होता है कि सैम्पल कलेक्ट करते हैं, उसको पूरे आपके फिर पॉपुलेशन पे अप्लाई कर देते हैं। देन ये कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स एक्ट है 2008 और जन विश्वास एक्ट 2023, उसके अंतर्गत ये सब आपका कलेक्शन होगा। मेथड क्या रहेगा, तो सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल है, उसके थ्रू सारा डेटा आपका कलेक्ट किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने नो योर सर्वे यूज़र गाइड भी इसके लिए पूरी निकाली है, जिससे एंटरप्राइजेस को असिस्ट किया जा सके कि क्या क्या डेटा आपसे लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडियाज़ फिशरीज सेक्टर। तो इसके ऊपर आपके PIB पे पूरी रिपोर्ट आई थी, तो मेन वहाँ से हम डेटा पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। सो फिशरीज सेक्टर में जो ग्लोबल स्टैंडिंग है ना इंडिया की, तो वर्ल्ड के हम सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग नेशन हैं। सो 8% ग्लोबल आउटपुट हम प्रोड्यूस करते हैं। टोटल प्रोडक्शन हमारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 197.75 लाख टन रहा है। तो अगर बात करें तो मोटा मोटा 10 साल में आपका 106% का इंक्रीज़ आया है। हमारे ग्रॉस वैल्यू एडेड में ये जो सेक्टर है ये 7.43% का कंट्रीब्यूशन करता है, मतलब एक अच्छा कंट्रीब्यूशन है, कोई कम सेक्टर नहीं है ये सेक्टर में बेसिकली आपके देखो दो तरह से होता है। एक तो मैरीन फिशरीज़ होती हैं, मतलब समुद्र में जाके जो पकड़ के लाते हैं। एक होता है इनलैंड फिशरीज़, मतलब कि जो अपने ही पॉन्ड्स में या अपने घर के बाहर पॉन्ड ये बना के जो करते हैं, एक्वाकल्चर करते हैं, उसका सब इनलैंड फिशरीज़ में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उसी का है। हमारे फिशरीज सेक्टर में 75% प्रोडक्शन वहाँ से आती है। और इवन की एक और बात बता रही हूँ, इनलैंड फिशरीज़ जो है ना वो हम लोग वर्ल्ड में उसमें नंबर 1 आते हैं अगर उसके प्रोडक्शन की बात हो। देन यूनियन बजट 26-27 में भी बहुत सपोर्ट दिया गया फिशरीज सेक्टर को। तो आपका
2761.80 करोड़ रुपीज़ प्रपोज हुए हैं फॉर डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़। एक्सपोर्ट हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेक्टर कर रहा है 62,408 करोड़, और यूएस से हमारी सबसे बड़ी मार्केट है फिशरीज़ प्रोडक्ट्स की, और उसमें भी फ्रोज़न श्रिम्प जो है वो सबसे लीड करता है इन दी एक्सपोर्ट बास्केट। चलिए नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर कॉन्ग्रेचुलेट साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स एज प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एट कालपक्कम अटेन्स क्रिटिकलिटी। तो ये जो रिएक्टर है आपका, ये कालपक्कम तमिलनाडु में लोकेटेड है। कैपेसिटी है इसकी 500 मेगावाट एंड इसे भाविनी ने डेवलप किया। भाविनी आपका भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड है, ये गवर्नमेंट की एक पीएसयू है। देन ये क्या है, ये इसकी वजह से ना इंडिया सेकंड कंट्री बन गई है इन द वर्ल्ड आफ्टर रशिया टू हैव अ कमर्शियली ऑपरेटिंग फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। और ये होते क्या हैं, अब तब से हम पढ़ी जा रहे हैं क्या है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये एक रिएक्टर है जो बेसिकली क्या होता है कि जितना वो फ्यूल कंज्यूम कर रहा है ना, उससे ज़्यादा वो जनरेट करके दे रहा है। देखो फ़ायदा तो तब भी है ना, अगर मेरे को वो उतनी एनर्जी दे ही नहीं रहा, मैं लगाऊँ उसमें ज़्यादा रही हूँ फ्यूल, तो फ़ायदा क्या है। सो ये क्या होता है बेसिकली, इनके थ्रू यूरेनियम 238 को आप आगे और फ्यूल में कन्वर्ट करते हो। सो यूरेनियम 238 आपका इटसेल्फ हमारे लिए फ्यूल नहीं है, बट उसे प्लूटोनियम 239 में कन्वर्ट किया जाता है ड्यूरिंग ऑपरेशन। तो देखो इंडिया का ना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है और हमने सेकेंड स्टेज अचीव कर लिया। ठीक है, फर्स्ट स्टेज क्या था कि आपको हैवी वाटर रिएक्टर्स यूज़ करते हैं। सो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं यूजिंग नेचुरल यूरेनियम। स्टेज 2 है जिस पे हम पहुंच चुके हैं, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं यूजिंग प्लूटोनियम, तो वो हमने देख लिया। देन स्टेज 3 जो अब हम फ्यूचर में चाहते हैं हम बनाएं, सो रिएक्टर्स बनाए जाएं यूजिंग थोरियम, क्योंकि थोरियम जो है ना वो हमारे पास बहुत रिजर्व्स हैं। ऊपर दोनों चीज़ों के हमारे पास इतने रिजर्व्स नहीं है, बट थोरियम का बहुत रिजर्व है, इसलिए हम चाहते हैं हम ये स्टेज 3 जल्दी से जल्दी अचीव करें। नेक्स्ट है, नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैज़ लॉन्च इंडियाज फर्स्ट म्यूनसिपल टेक्सटाइल रिकवरी फैसिलिटी इन बेलापुर, टैकलिंग द कंट्री 7.8 मिलियन टन्स ऑफ एनुअल टेक्सटाइल वेस्ट। तो देखो सर्कुलर इकोनॉमी बना रहे हैं। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है कि आपका जो है ना, देखो मैंने चीज़ खरीदी, ठीक है, चीज़ बनी, खरीदी, और फिर मैंने जब यूज़ करी लाइफ साइकिल के बाद उसको कचरे में फेंक दिया। कचरा क्या होगा, फिर उसका यूज़ क्या है। लेकिन अगर कचरे से उठा के उसको साफ़ किया जाए, सब कुछ किया जाए, दोबारा यूज़ किया जाए, फिर मैं उसको खरीदूँ, तो पूरी इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और देखिए इसमें इन्होंने पूरा डिसेंट्रलाइज कलेक्शन किया है। एक 140 ब्रांडेड टेक्सटाइल बिन्स बनाए हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ में लगाए, वहाँ पे लोगों को कहा अपने कपड़े डोनेट कीजिए। कौशा हैंड हेल्ड स्कैनर्स लगाए कि जिससे ना कपड़ों को डिवाइड किया जा सके, कौन सा रीयूजेबल है, रिसाइक्लेबल है, कौन सा अपसाइक्लेबल है। इसके साथ साथ कपड़ों को प्रॉपर्ली सैनिटाइज भी किया है, जिससे प्रॉपर्ली वो हाइजीन उनकी मेंटेन की जा सके, कोई भी उनमें आपका गंदा ना रहे। क्योंकि देखो वरना लोगों को लगे ना, अरे ये तो कचरे से उठे, हम कैसे पहने। नहीं, इन्होंने हाइजीन बनाई है जिससे उसको दोबारा रीयूज़ किया जा सके, रिसाइकिल किया जा सके। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया अचीव्स हाईएस्ट एवर एनुअल विंड एनर्जी एडिशन ऑफ 6.05 गीगावाट इन 25-26। तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। देखो ऐसा कुछ भी होता है तो अच्छा ही तो होता है। सो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रहा है ये एडिशन के बाद हमारा 46% का, मतलब आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर से इस साल 46% ज़्यादा हम लोगों ने एडिशन किया है। एंड टोटल अब इसके बाद हमारी जो इंस्टॉल्ड विंड एनर्जी हो गई है वो 56 गीगावाट की हो चुकी है। गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र इसे लीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फूड प्राइस इंडेक्स राइजेज अमिड ग्लोबल एनर्जी प्रेशर्स। तो ये उन्होंने अप्रैल 3 को अपनी रिपोर्ट रिलीज़ की है मार्च के लिए। तो मार्च का जो है 2.4% का इंक्रीज़ देखा गया है फेब से। तो देखो हम ग्लोबल लेवल पर जानते ही हैं एनर्जी प्रेशर कितना चल रहा है इस टाइम। आपके फ्यूल के प्राइजेस, आपके LPG के प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं। एंड इसमें जो है अगर ईयर ऑन ईयर इंक्रीज़ देखो ना मैं, मतलब मार्च 2025 से, तो 1% हायर रहा है। फैक्टर्स क्या है, एनर्जी प्रेशर तो हमें पता ही है, मिडल ईस्ट, वेस्ट एशिया क्या हाल चल रहे हैं सबको पता है। अब उससे क्या होगा, फ्यूल महंगा होगा, तो जिन ट्रकों में सब्जियां लाद के लाते हैं वो भी देखो उससे महंगा होगा ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया। इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र कॉस्ट, देखो सिर्फ फ्यूल और LPG ही नहीं है, फर्टिलाइजर्स भी महंगे हो रहे हैं, क्योंकि फर्टिलाइज़र के जो केमिकल्स हैं ना वो भी आपके कतर इन सब एरियाज से ही आते हैं। और जो फैसिलिटीज़ जैसे आजकल चल रही हैं, फैसिलिटीज़ ही आपकी वो ख़त्म हो रही हैं, एस्टैब्लिश करने में उस सप्लाई को उस लेवल तक बहुत दिक्कत आएगी अभी। तो फर्टिलाइजर्स के रेट ऊपर जाएंगे, इसलिए भी फूड के प्राइसेस ऊपर गए हैं। और प्लस आपका जियोपॉलिटिकल रिस्क, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का तो देखो हम सारे जानते हैं कि वहाँ पे वो कॉरिडोर्स बंद रहेंगे तो भी चीज़ें लेट आएंगी और महंगी होंगी।
तो आपका ये जो ये इंडेक्स है ये कैसे कैलकुलेट होता है, तो लास्पेरेस टाइप प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला यूज़ होता है। सेम आपका जैसे CPI होता है ना हमारा कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, उसमें फूड इंडेक्स जो होता है उसी की तरह है ये वाला इंडेक्स भी, बस ये वर्ल्ड लेवल पर होता है। तो ये ग्लोबल फूड प्राइस इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करते हैं 5 कमोडिटी ग्रुप इंडिसेस, 5 बास्केट्स एक तरह से है जिसमें कैलकुलेट करते हैं सीरियल, वेजिटेबल ऑयल, डेयरी, मीट एंड शुगर। और बेस पीरियड है इनका 2014 से 16 जो 100 जिसकी वैल्यू रहती है। तो हर एक जो बास्केट है ना उसको ना वेट्स दिए जाते हैं, तो सीरियल्स का ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा, ऐसे ऐसे पूरा वेट्स दिए जाते हैं और फिर उस वेटेड एवरेज को कैलकुलेट किया जाता है ग्लोबल मार्केट में। तो डिफरेंट मार्केट से ये डेटा कलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट FAO के बारे में हम जान लेते हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। अक्टूबर 16 1945 को इस्टेब्लिश हुई थी और तभी अक्टूबर 16 को आपका वर्ल्ड फूड डे भी मनाया जाता है। हेडक्वार्टर्ड है रोम इटली में। मोटो है इनका फाइट पानीज, मतलब लेट देयर बी ब्रेड। 194 मेंबर नेशंस हैं, एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरोपियन यूनियन है और 2 एसोसिएट मेंबर्स हैं इनके। नेक्स्ट है श्री नरेंद्र भूषण जी, एज्यूम्स चार्ज एज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, और इससे पहले ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एनर्जी थे इन गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए लास्ट न्यूज़ है आपकी, इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो ये हर साल अप्रैल 6 को मनाया जाता है। इसे इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। क्यों इस्टेब्लिश किया था, देखो स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है, स्पोर्ट्समैनशिप होती है उसमें, सारे आप ना एक तरह से बैरियर, सारे अपने कंट्रीज़ के बाउंड्रीज़ को भूल जाते हो। अप्रैल 6 क्यों चुनी गई, क्योंकि अप्रैल 6 को ही ना आपका 1896 में पहली बार मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे एथेंस में, और 2013 को अडॉप्ट किया गया था दिन, 2014 से ऑफिशियली से मनाया जाता है। इस साल की थीम है स्पोर्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर क्लाइमेट एक्शन एंड पीस। चलिए मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, RBI ग्रेड B, SBI PO, IBPS PO किसी की भी तैयारी कर रहे हो, बेस्ट कोर्स है बिगनर टू बैंकर कोर्स बाय बैंकर्स यूनिवर्सिटी। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। 2 वर्जन में अवेलेबल है, स्टैंडर्ड एंड प्रो। स्टैंडर्ड वर्जन जो आपका है वो 4899 रुपीज़ का है, सब ऑनलाइन रहता है। प्रो वर्जन आपका ऑनलाइन तो सब रहेगा, प्लस आपको RBI ग्रेड B की फेज़ 2 की बुक्स होम डिलीवर्ड होती है। 8499 इसका प्राइस है।